हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पार्ट टाइम ट्यूटर में। तो आज का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फिजिक्स का है क्लास 12 में, आई थिंक चैप्टर नंबर 3। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं और मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी नहीं पढ़ा है अपने चैनल में। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पे भी वीडियो बनाऊं तो उसके लिए कमेंट कर देना। बाकी अभी ना मुझे इसी का रिक्वेस्ट आया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले बना दो, तो इसीलिए मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स आज लेकर आई हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें ना हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इसके अलावा टॉपिक नहीं है, इसके अलावा 2 टॉपिक और बचते हैं हमें, व्हीटस्टोन ब्रिज और किर्चॉफ्स लॉ। तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, सिर्फ उस वीडियो में सिर्फ वही पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब तो नहीं पढ़ना होता, उन्हें समझ आ जाता है बुक से डेरिवेशन। तो उन्हें क्या पढ़ना होता है, उन्हें डायरेक्ट किर्चॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना होता है। तो उनके लिए अलग वीडियो है कि वो सिर्फ जाके फिर वही वीडियो देखे, है ना। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले, करंट करंट क्या होता है, और ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सम सोफिस्टिकेटेड फार्मूलाज। वो जो हम कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद फार्मूला डिराइव करते हैं ना, उनके लिए लिखा है। फिर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, और सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल कॉम्बिनेशंस। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्योरली थ्योरी। और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे हुए हैं, मैं उन पे वीडियो बनाऊंगी, और आपको भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप ज़रूर मुझे भेजना, और मैं उन क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाऊंगी सेपरेट। तो चलो फिर आज का शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये तो सबको पता होगा, इतनी उम्मीद तो मैं कर सकती हूँ, है ना, कि करंट क्या होता है ये तो सबको पता होगा। अब करंट क्यों होता है, करंट होता है जब हमारे पास चार्ज फ्लो करता है। और कौन सा चार्ज फ्लो करता है हमारे पास, हमेशा नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री होते हैं ना, प्रोटॉन्स तो नहीं होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो उसके लिए तो न्यूक्लियर रिएक्शन ही कराना पड़ेगा। तो हमारे पास मूव क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जब भी मैं कहूंगी कि चार्ज फ्लो कर रहा है तो कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो करंट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। करंट को ऐसे लिखते हैं ना, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी इतने टाइम में कितना करंट फ्लो किया। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट हमारे पास होती है एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो करंट तो हो गया, करंट यही होता है भाई। अब करंट फ्लो क्यों करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है ना। कोई भी चीज़ तभी फ्लो करेगी जब एक तरफ ज़्यादा होगी एक तरफ कम होगी। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, तभी हमारे पास क्या करता है, करंट फ्लो करता है। करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ हमारे पास सेकंड टॉपिक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या होता है कि हमारे पास जितना करंट फ्लो कर रहा है या कितना वोल्टेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। फिर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है हमारे पास, आर आता है। और ये आर क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। अब सब होंगे इससे वाकिफ, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कोई कंडक्टर है, कोई मटेरियल है ना, वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने में कितना रोक रहा है, जितना वो रोक रहा है ना। रेजिस्टेंस मतलब बाधा, बाधा, जैसे कोई रुकावट बन रहा है। तो करंट के फ्लो होने में जो रुकावट आती है ना, वो होती है रेजिस्टेंस। तो हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है कि वो कितना अलाउ कर रहा है करंट को जाना, कितना नहीं कर रहा है। तो कितना नहीं करना है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। और कितना कर रहा है वो हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का एकदम ऑपोजिट होता है। रेजिस्टेंस मतलब अलाउ नहीं करना, और कंडक्टेंस मतलब अलाउ करना। तो कितनी क्षमता है अलाउ करने की और नहीं करने की, तो नहीं करने की कितनी क्षमता है वो होती है रेजिस्टेंस हमारे पास। और ये होता है हमारे पास ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ का सिंपल सा मतलब यही है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का। v बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, v कम करेंगे आई कम होगा। फिर जो हमारे पास v अपॉन आई का जो रेशो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और वो किस कांस्टेंट के बराबर होता है, r के। तो v और i बदलने से क्या r बदलेगा, नहीं। v और i ना एक दूसरे को ही चेंज करते हैं, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, लेकिन इन दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है। और वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस कब चेंज होता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हमारे पास, डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे। यानी कोई भी मटेरियल जितना लंबा होगा ना, जैसे बहुत लंबी सी तार बना दो तुम, हीटर वीटर की भी देखते होंगे ना, उसमें जो कॉइल होती है कितनी लंबी होती है, उसमें तो रोल्स करे रहते हैं, कॉइल कॉइल बनाई रहती है ना। तो जितनी लंबी लेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अब हीटर का कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा कॉइल बनाया होता है। फिर जितना रेजिस्टेंस होता है उतना हीट भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, हीट, इसमें इसी में बता दूंगी मैं ये। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और जितनी मोटी तार होगी, यानी कि जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो खुद ही सोच लो, अगर तुम्हारे पास ये लंबा सा है, कुछ बहुत बड़ा है, यानी इतना लंबा ट्रेवल करना है ना, तो एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स को धीरा तो कर ही रहा है, इतना देर तक ट्रेवल करते रहेंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास बहुत बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो आसान हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर लेंथ बहुत बड़ा कर दिया और ये भी पतला सा कर दिया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारे पास। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। तो वो हमारे पास होता है, ये इक्वल्स टू का साइन आया, आया रो एल अपॉन ए। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो मिल गया। अब ये रो क्या होता है, ये रो होता है हमारे पास रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टिविटी होता है। ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस मटेरियल की वो तार बनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। मटेरियल मटेरियल की बात है भाई, सबकी कंडक्टिविटी सेम थोड़ी ना होती है, सबके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी सेम थोड़ी ना होते। तो
रेजिस्टिविटी क्या है, हमें मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि वो किस मटेरियल का। ये हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ना लेंथ पे, ना एरिया क्रॉस सेक्शन पे, ना रेजिस्टेंस पे। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये क्या हमारे पास रेजिस्टिविटी। और इनकी यूनिट देख लो आप, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजिस्टिविटी की क्या होती है हमारे पास, रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। अब जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या बोला था मैंने, कंडक्टेंस, कि कितना कंडक्ट कर रहा है, तो वैसे रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा क्या होता है हमारे पास, ये कंडक्टिविटी को सिग्मा बोले, ठीक है। सिग्मा होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एकदम उल्टा क्या होता है हमारे पास, कंडक्टिविटी। तो अभी इतना समझ में आया, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया है। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार पीछे कर लो वीडियो को, दोबारा से देख लो, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देख लिया ओम्स लॉ। अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम पे जानना जरूरी है, हमें क्या पता है, करंट तो पता है ना, हम आई से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करंट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मैंने करंट अपॉन एरिया किया है, यानी किसी सर्टन एरिया पे करंट निकाल रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाता है मेरे पास, जे के बराबर हो जाता है। और जे क्या है यहाँ पे, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं करंट डेंसिटी। तो जब हम करंट को एरिया से डिवाइड कर देते हैं, वो बन जाता है जे, जो कि होता है करंट डेंसिटी। अब एक और चीज़ रिकॉल करा देती हूँ, आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा कि डी ई इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। कुछ याद है ऐसा, माइनस टी वी अपॉन डी आर। तो ये क्या है, सब कुछ छोटे छोटे टाइम के लिए किया है, सब कुछ छोटा छोटा लिया ना। तो अभी हम ले लेंगे ई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, और माइनस का साइन अभी हटा देंगे क्योंकि अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन से मतलब है कि किसका किससे क्या रिलेशन है। अभी हम माइनस साइन को यहाँ से हटा देंगे। फिर जो मेरे पास आर है ना यहाँ पे, वो क्या है कि कितने डिस्टेंस तक की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो सपोज मेरे पास कोई क्या है, कंडक्टर है या वायर है, सॉरी बेकार ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो अब इस आर को मैं एल लिख सकती हूँ, है ना। तो ये हो गया ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल। क्या ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर पोटेंशियल मान रहे हैं। तो फिर एल इक्वल्स टू, सॉरी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। ये बात और ये बात, अभी अभी हमने क्या देखा, ये हमने कुछ नया देखा, ठीक है। ये बात और ये बात याद है। अब चलते हैं अपने ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या था हमारे पास, V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ जो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, अभी मैंने समझाया अभी। तो V इक्वल्स टू आई आर है ओम्स लॉ। अब मैं क्या करूँगी, V को लिख देती हूँ E इंटू एल, जैसे यहाँ पर देखा अभी हमने। और I ऐसा ही रहेगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। गॉट इट, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो एल से एल कैंसिल, और आई अपॉन ए क्या था मेरे पास, आई अपॉन ए मेरे पास करंट डेंसिटी है, हो गया जे, ये रो ही रहेगा, ये है ई। अब जे को यहाँ ले दिया अकेले, और ये क्या आ गया मेरे पास, जे अकेला किया यानी रो नीचे गया, ई अपॉन रो। ई अपॉन रो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो, कुछ याद आया, अभी अभी क्या किया था पीछे। 1 अपॉन रो क्या होता है हमारे पास, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। पीछे का मत भूलो, पीछे का भूलते रहोगे तो फिर आगे कैसे समझोगे। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा है, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर है जो मैंने बोल्ड किए हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बस यही होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नाम बड़ा दर्शन छोटे जैसा ये, इतना मतलब इतना टफ नहीं है ना जितना सब सोचते हैं। बस हमें बस ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए थी, फिर पुराने वाले ओम्स लॉ में डाला, आ गया वो वेक्टर्स के फॉर्म में, बन गया वो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, और अब यहाँ पे आधे लोगों को थोड़ा माइनस की टेंशन हो गई होगी ना कि माइनस कहाँ गया कहाँ गया। मैंने बोला वैसे कि सिर्फ रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसा मान लो कि अभी हमने क्या किया, हम सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं ना, कि जिधर जिधर हम आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, पोटेंशियल कम होता रहता है, मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है ना, जहाँ जहाँ पोटेंशियल बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता रहेगा। तो अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, हमने वहाँ से क्या लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। यानी कि ये जो कंडक्टर है ना हमारे पास, ये वाला कंडक्टर, इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई एल होगा, ठीक है। माइनस साइन की टेंशन खत्म हो गई। तो देखिए अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो भैया अब हम पढ़ने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कब, जब हम उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो जो उसकी फिर वेलोसिटी होती है, एवरेज लेंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं ना, एक ही थोड़ी ना होता है। तो उन सब का वेलोसिटी लेंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो आप कैसे आएगा, आप सबको पता है काइनेमेटिक इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस 80, है ना। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जबकि हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था उस टाइम की। तो सपोज हमारे पास थे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास? इनिशियल भी एवरेज ही लेंगे, है ना, क्योंकि हम एवरेज की बात करें। तो फिर एवरेज क्या होना चाहिए था हमारे पास? u1 प्लस u2 प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन 1 की, इलेक्ट्रॉन 2 की, सबकी वेलोसिटी 6 3 प्लस u4 प्लस डैश 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 एंड यू एन तक अपॉन एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जब हमने ना एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया था तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थे, तब ना उनका कुछ ऐसा नहीं चला था कि सब एक तरफ चलेंगे या वो। तो यानी कि अगर ये आगे भाग रहा होगा तो यहाँ एन इलेक्ट्रॉन्स में से कोई ऐसा होगा जो इसके एकदम ऑपोजिट भाग रहा होगा, सेम इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो यानी कि ये सब जब रैंडम मोशन में होंगे ना तो एक दूसरे की वेलोसिटीज को क्या खुद ही कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जिस तरफ भाग रहा होगा कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा जो उसके एकदम ऑपोजिट भाग रहा होगा। तो इससे समझ गए होंगे सब लोग मेरा इशारा किस तरफ है, कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है वो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि सबने एक दूसरे का कैंसिल कर ही दिया होगा, इतना ज्यादा रैंडम मोशन में थे। देन हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमें ये भी चाहिए ना एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना लगा हमारे पास? फोर्स लग गया E इंटू क्यू। होप तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ के आ रहे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि फोर्स हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, E इंटू क्यू। तो अब हम इसको लिखेंगे एम ई, यानी इलेक्ट्रॉन का मास, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ई क्यू। अब मैं मास का एम ही लिखूंगी, ठीक है, ई नहीं लगाऊंगी बार बार सब्सक्रिप्ट में, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो एक्सेलरेशन आया हमारे पास ई क्यू अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन भी पता चल गया, यू एवरेज तो जीरो था, यू यानी इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था। अब जब हमारे पास टाइम होता है ना, टाइम भी क्या लेंगे हम? एवरेज लेंगे, और इसको हम करते हैं टाउ से रिप्रेजेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ना वो टाइम होता है जैसे एक इलेक्ट्रॉन ने पहले एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, फिर दूसरे को मारने जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे ऐसे टक्कर होती रहेगी। तो एक कोलिजन से और दूसरे कोलिजन तक का जो गैप होता है ना वो होता है रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। द क्या टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कह सकते हैं हम, वो होता है रिलैक्सेशन पीरियड, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। तो अब हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो अब हम निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यू तो जीरो हो गया हमारे पास, प्लस ए की वैल्यू ये रही, और टाउ। अब क्यू क्या है हमारे पास? क्यू होता है मैग्नीट्यूड, तो इसका ई है, मैग्नीट्यूड ही इसका माइनस ही है। वैसे नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है सिर्फ। मैंने क्या बोला था, मैं आगे जब भी चार्ज की बात करूंगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल है? जो फ्लो कर रहा है। फ्लो कौन करता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नेगेटिव होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ई, क्यू की जगह पे ई रखा है, वो नेगेटिव होता है, कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। किसका फॉर्मूला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। याद कर लेना, बार बार डिराइव तो करोगे नहीं, तो इसे क्या करना है? याद कर लेना, ये है फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने कर लिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। अब क्या है? सम सोफिस्टिकेटेड फार्मूला। सम सोफिस्टिकेटेड फार्मूला यार वही है कि हमको क्या करना है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलने के बाद ना बहुत कुछ रिलेशंस चेंज होंगे, मतलब चेंज का रिलेशन वही रहेंगे, बट अब उनको लिखने का तरीका हमें और तरीके भी मिल चुके हैं। तो अब देखते हैं कि क्या है वो तरीके, है ना। अब देखो अगेन हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, यह नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन्स क्या मोशन में, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं? अप्लाई कर रखा है, तो ये क्या चाहे मोशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास? मोशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई रखा है ना। तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? अब तुम बोलोगे एल, तो ठीक है ये डिस्टेंस एल है, बट अब ये एल कितना हुआ जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे? इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला रिलेशन पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या है हमारे पास? वी डी इंटू डेल टी, जो भी टाइम हमारे पास होगा। तो ये हो गया, जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो हो चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो इतना इतना अभी समझ में आया। अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि करंट क्या है हमारे पास। करंट होता है, करंट क्या होता है? करंट होता है क्यू अपॉन टी। तो ये आई, ये टी को उधर ले जा लो, और क्यू क्या होगा हमारे पास? क्यू हम लिखेंगे कितना, टोटल चार्ज कितना हो गया अब हमारे पास? टोटल चार्ज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एन इंटू वॉल्यूम, तो एन इंटू वॉल्यूम यहाँ से आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ये वहाँ जाके इंटू हो जाएगा, ये नंबर डेंसिटी है, तो एन इंटू वॉल्यूम हो गया, एन इंटू वॉल्यूम। अब इसको जब हम लिखेंगे आगे फर्दर सॉल्व करके, तो ये क्या आएगा? एन, एन इंटू वॉल्यूम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन से इसे इंटू भी करेंगे, ई से ना, ई चार्ज से भी तो इंटू करेंगे। चार्ज कितना, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है? टोटल चार्ज है, चार्ज अपॉन टाइम था, टाइम यहाँ लेके जा चुके हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूज मत होना इसमें। अब एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
तो हमारे पास यहाँ पे एरिया मान लेते क्रॉस सेक्शन एरिया को। अब तुम ना इसको ऐसे मानो, ये एक वायर थी, ठीक है। अब मैं इसको एक सिलेंडर मानो, तो अगर हम इसको एक सिलेंडर मानते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया बेस का। तो वॉल्यूम की जगह पे मैं लिख सकती हूँ अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट कितनी है, हाइट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये क्या है वी डी टी, और ई हमारे पास चल ही रहा है अभी। तो मेरे पास आ गया, ये टी से टी कैंसिल कर दो पहले, आई क्या आ गया मेरे पास एन ई ए वी डी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट याद कर लेना भाई। अभी डिराइव कैसे हुआ देख लिया, डेरिवेशन याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे फॉर्मूला तो याद रखो ही रखो, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला था अभी अभी पीछे हमने निकाला है ना। तो उसमें एक नेगेटिव साइन था, अभी के लिए नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात करें। तो ये हमारे पास था स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम और साथ में टाउ। तो ये क्या बन गया एन ई स्क्वायर ए ई टाउ एम। अभी हमने क्या पोटेंशियल डिफरेंस और ई के बीच का रिलेशन देखा था, क्या था, वी इक्वल्स टू ई एल था। तो ई क्या होगा, ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल। तो ई की जगह पे पुट कर दो भाई, एन ई स्क्वायर ए वी अपॉन एल टाउ अपॉन एम तो चल ही रहा था। अब हमारे पास जो ओम्स लॉ था वो क्या था, ओम्स लॉ था हमारे पास वी इक्वल्स टू आई आर, यानी आई क्या है हमारे पास वी अपॉन आर। तो अब देखो इसमें वी तो है, यानी बाकी जो बचा हुआ है वो हमारे पास आर है क्या, तो बिल्कुल सही। जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो बाकी जो बचा हुआ है वो हमारे पास क्या है, आर है। ये पूरी वैल्यू इसको छोड़ के, वी को छोड़ के, ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या है, आर है। तो ये सब क्या आर का उल्टा है, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में था। तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या पता चला कि आर को हम एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको और इसको कंपेयर किया, देखो वी तो मिल गया था, वी अपॉन आर होना था, तो हमारे पास ये क्या है, ये आर की वैल्यू है। और ये अगर शक हो रहा हो कि आर की वैल्यू, तो देख लो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मिल रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो एल भी मिल गया, ए भी मिल गया, यानी बाकी की बची की वैल्यू क्या है, रो है। तो ऑन कंपेयरिंग फिर से रो क्या मिल गया हमें, रो मिल गया है एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए, रो मिला। यहाँ क्या मिल गया था, रेजिस्टेंस मिल गया था। ये फॉर्मूले मैं ऐसे अच्छे से नोट नहीं करी क्योंकि ये मेरे नोट्स नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ समझा रही हूँ, तुम लोग नोट्स बनाते हुए साफ साफ बनाना, ठीक है। अब तुम्हें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया, रो का मिल गया, आई का भी मिल गया, यानी करंट का भी मिल गया। अब रो का उल्टा क्या होता है, सिग्मा। तो एन ई स्क्वायर, सर यहाँ पर ए नहीं आएगा, ठीक है, एल अपॉन ए, सिर्फ एन ई स्क्वायर टाउ आएगा, टाउ, माई मिस्टेक। यहाँ पे क्या आएगा, टाउ आएगा। एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो यही थे हमारे पास सम सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूलाज। ये सब सोफिस्टिकेटेड मतलब लग रहा है ना कि कुछ पता नहीं क्या कर दिया होगा, बहुत सारा एडवांस लेवल कुछ अलग ही चल रहा है ना, वैसा लग रहा है, इसलिए लिखा था सोफिस्टिकेटेड। बाकी तुम्हें समझ आ ही गया होगा, सिंपल सी चीज़ है, बस शुरू का समझना है, उसके बाद सब डिराइव करना है और अपने जो हमें फॉर्मूला आते ही थे उनसे कंपेयर करना है। दैट्स इट, ये हो गया हमारे सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूलाज खत्म यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि क्या है, वो है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ओम्स लॉ पढ़ना है तो ये डायग्राम्स क्यों बनाए हैं, तो देखते हैं कि क्यों बनाए हैं। ओम ने क्या बोला था, ओम ने बोला था कि आई जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए था, जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ना चाहिए था, या करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स को कभी देखा होगा या उसके ग्राफ को देखा होगा ना, तो बहुत ही अलग चेंज होता है। यहाँ पे जो करंट आता है ना वो आता है माइक्रो एम्पियर में, और यहाँ पे जो करंट आता है वो आता है मिली एम्पियर में। यानी पहले तो इसने ओम्स लॉ फॉलो नहीं किया, यहाँ तक किया होगा बहुत छोटी वैल्यू तक, ठीक है। ओम्स लॉ फॉलो नहीं किया, ऊपर से इसने क्या किया, अगर मैंने सिर्फ अपने पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो देखो क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है करंट की, पहले मिली में आ रहा था अभी माइक्रो में आ रहा है, बहुत डिफरेंस है ना। तो ओम्स लॉ तो दूर दूर तक ये फॉलो नहीं करता है, कौन सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ को हर एक मटीरियल फॉलो नहीं करता है। ऊपर से सेमीकंडक्टर्स को तो हम बहुत कुछ मतलब उनका हम कंडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं डोपिंग करवा के, ये सब आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे तो उसका टेंशन मत लेना। बस ये क्या है, हमारे पास ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, कौन, सेमीकंडक्टर्स। उनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, क्यों नहीं करते हैं तो आप देख सकते हो, हमने वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज करने से ही क्या हो गया, करंट की तो क्वांटिटी में ही डिफरेंस आ गया भाई, बहुत ज्यादा। फिर ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेज वोल्टेज ऑफ GAS गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, इसकी बात हो रही है। इसका जो ग्राफ होता है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करना दूर की बात है, इसमें देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो करंट की वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये 3 वोल्टेज पे आ रही है। अब आप ऐसा सोच सकते हो कभी कि एक वोल्टेज पे तो एक ही करंट आना चाहिए था, किसके हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज की अलग अलग वैल्यूज पे सेम करंट आ रहा है, तो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो
ये है हमारे पास ओम्स लॉ के लिमिटेशंस की। कुछ ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कर रहे हैं, लेकिन वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओम्स लॉ फॉलो करते तो उनका ग्राफ ऐसा बनता, लेकिन उनका ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ये एनसीईआरटी के ग्राफ है, ठीक है। तो किसी को अगर इसे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है अच्छे से, वैसे मैंने बता दिया आपको, समझा दिया, इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 89 में जाके पढ़ लेना। देखो हमारा अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो किन मटेरियल्स की हम बात करेंगे, जिनका करंट से लेना देना होगा। अब कंडक्टर्स हैं जो अलाउ करते हैं करंट को, इंसुलेटर्स जो करते हैं अलाउ नहीं करते हैं करंट को, सेमी कंडक्टर्स क्या इन दोनों के बीच के हैं, ये अलाउ करते भी हैं नहीं भी करते हैं, और इनको हम ना चेंज कर सकते हैं दोनों में। तो इन्हें हम कंडक्टर्स बनाते हैं डोपिंग करके, इंप्योरिटीज को ऐड करके, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। डायोड्स में भी ये यूज होते हैं। तो अब देख लो कि इनकी रेजिस्टिविटी के रेंज कहाँ कहाँ तक है। देखो इंसुलेटर्स के तो काफी ज्यादा है रेजिस्टिविटी, और कंडक्टर्स की कम है, और सेमी कंडक्टर्स की इनके बीच बीच में लाई करती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो हाँ करता है। रेजिस्टेंस हमारे टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड करता है, और उसका रिलेशन होता है ये क्या है, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी एट सर्टेन देखो तुम्हें ना दो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी दी होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास छोटा वाला टेम्परेचर को आप टी नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ना ये होता है रेफरेंस, हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर, जिस पे मतलब जिसको मानेंगे हम कि इससे ऊपर हुआ तो ये इससे नीचे होता है, तो ये रेफरेंस टेम्परेचर होता है हमारे पास। ये कोई टेम्परेचर होता है, और ये रेफरेंस टेम्परेचर पे क्या रेजिस्टिविटी होती है, और ये वाले टेम्परेचर पे क्या रेजिस्टिविटी होती है। लेकिन मैं क्या रेकमेंड करूंगी, जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें दो टेम्परेचर दो रेजिस्टिविटी दी होती है। तो जो आपके पास छोटा वाला टेम्परेचर होता है ना, उसे यहाँ रखा करो, और उसी रेजिस्टिविटी को यहाँ रखा करो, और जो बड़ा टेम्परेचर होता है उसको यहाँ रखा करो, उसकी रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर में रखा करो। मैं तो ऐसे ही करके सॉल्व करती हूँ, आप लोग भी ट्राई जरूर करना ऐसे करके, है ना। फिर क्वेश्चन नहीं बने तो आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, ठीक है। और ये सेम फॉर्मूला, ये सेम रिलेशन टेम्परेचर के साथ हमारा किस पे होता है, रेजिस्टेंस का भी होता है। और ये है हमारे पास, ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी वजह से हैंडराइटिंग ऐसा आ रहा है, आई एम सॉरी। अब देखो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का हमने देखा कि उनका क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, है ना। तो अब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए क्या होता है ना कि कंडक्टर यानी कि कोई भी मेटल जैसे कॉपर वगैरह होता है ना, तो कंडक्टर वर्सेस टेम्परेचर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ता रहता है, यानी कि वो क्या बनता रहता है, बैड कंडक्टर की तरफ जाता है ना, फिर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टेंस कम हो रही होगी, कंडक्टिविटी कम हो रही होगी। और ये हमारे पास है एलॉय, जैसे नाइक्रोम वगैरह होते हैं, एलॉय के लिए ऐसा कुछ शो करता है ग्राफ। और ये है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है कि इसका जो ना हमारे पास अल्फा होता है वो नेगेटिव में होता है, ये चीज़, इसीलिए ये ऐसा शो करता है। कौन, सेमीकंडक्टर। ये टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी क्या होती रहती है, इसकी कम होती रहती है। अब देखो यहाँ कंडक्टर में रीजन क्या है कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। देखो उसका रीजन ये है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये देखो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है पहले तो डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और टाउ पे, क्योंकि ये दोनों चीजें तो फिक्स है हमारे पास। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पे ये क्या है, रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड मैंने क्या बोला था, एवरेज टाइम था हमारे पास। जो कोलिजन्स के बीच का जो गैप होता है वो भी रिलैक्सेशन टाइम ही होता है, टाउ मैंने बताया था पीछे। जिसको इसमें डाउट होगा तो पीछे करके वीडियो सुन लेना, मैंने क्या कहा था टाउ के बारे में। तो अब हमारे पास ना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोलिजन्स क्या होंगे, और फ्रीक्वेंट होते जाएंगे, और बार बार कोलिजन होते रहेंगे। तो जो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, वो कम होता रहेगा टेम्परेचर के साथ साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ा या टाउ कम होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यही रीजन है कि हमारे पास जो कंडक्टर में होता है ना, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ऐसा रिलेशन शो करता है। ओके, देखते हैं अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत डेटा लगने वाला है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल पढ़ लिया, टेम्परेचर डिपेंडेंस अभी पढ़ा। अब मोबिलिटी, मोबिलिटी तो जैसे एक फॉर्मूला है। मोबिलिटी का मतलब समझते हो ना, मोबिलिटी का मतलब कि कितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मोबिल मतलब मूव करना। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। इस मोबिलिटी में यही जानना जरूरी है, इसकी डेफिनेशन भी यही होती है। ओके, अब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। तो अब मुझे ये उम्मीद है कि जितने बच्चे यहाँ पे क्या पढ़ना आए होंगे, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो इलेक्ट्रोस्टैट्स वो पढ़ के आए होंगे। देखो अब हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है ना। और वर्क डन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू, है ना। ऐसे रिप्रेजेंट किया था या नहीं किया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसे करते हैं हम। तो यहाँ भी हमें यही रिलेशन यूज़ करना है। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू डेल टी, क्योंकि ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल टी। ये यहाँ से आया तो क्यू को मैं ये लिख सकती हूँ। तो यानी कि वर्क डन या फिर एनर्जी को मैं ये लिख सकती हूँ, ये क्या है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
आई होप यहाँ तक तो समझ में आया ना कि ये मैंने कहाँ से ऐसे कैसे लेके आया। अब देखो, अगर मेरे पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मेरे पास किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, तो वो वहां से वहां क्यों जा रही होगी? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल रहा होगा, यहाँ पे कम पोटेंशियल रहा होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है ना। तो यानी कि ज्यादा से कम में जा रहा है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल वाला तो छोटा है इनिशियल से, इसलिए यहाँ पर ना एक नेगेटिव साइन आता है हमारे पास। कब? जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। अब क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व होती है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ही होगा। ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैं एकदम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। माइनस यू यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी, या फिर हम इसे ऐसा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं ना, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्योंकि ये माइनस डेल यू के बराबर है, वो हमने पहले से ही नेगेटिव लिया था, तो वो हो जाएगा वी आई डेल टी। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम से देखा जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली हम कहाँ यहीं पर आ गए ना, जहाँ हम शुरू में थे ही, कि वर्क डन देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूला से। तो अभी तक तो हमने क्या बात करी? हमने एनसीईआरटी वाली बातें करी। मुझे पता है कि काफी लोगों के सर के ऊपर से गई है ये सारी बातें, क्योंकि एनसीईआरटी की बातें जल्दी समझ में नहीं आती। बट इन केस किसी को समझना था ना कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो एनसीईआरटी में ऐसे ही डिराइव किया है फॉर्मुलाज को। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन भी एक एनर्जी है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी जो वर्क डन करती है, किसके बराबर होता है? आई वी डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से याद रखना शुरू करो अब चीज़ों को। वो तो समझाने के लिए था, और ऊपर से एनसीईआरटी की भाषा में था, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा शायद। और हमारे पास जो पार होता है, पार क्या होता है? वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन होता है ना। क्या लिख रही हूँ मैं? रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम ही होता है। तो वर्क डन ये था मेरे पास, तो पार क्या होगा? आई वी डेल टी अपॉन डेल टी, है ना। किसी टाइम पे क्या होगा? डेल टी से डेल टी कैंसिल, तो वर्क डन का सॉरी पार का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? आई वी आ गया। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? आई वी आ गया। यहाँ से ये पूरा डेरिवेशन था। बेसिकली आपको इसमें याद क्या रखना है? याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल वर्क मेरे पास ये होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क इसी को ही हम कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर जो होती है हमारे पास वो क्या होती है? आई वी होती है। अब ओम्स लॉ का यूज करके आप इसको बहुत कुछ में चेंज कर सकते हैं। जैसे वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो वी की जगह पे लिख लो आई आर। तो ये क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर आर। अब अगर मैंने आई की जगह पे वी अपॉन आर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी इलेक्ट्रिकल पावर है, ये भी और ये भी। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से आपको क्या करना है? इन सबको यूज में लाना है। इसका सेकंड लास्ट टॉपिक हमारे पास है सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल क्या होता है भाई? सेल अभी तक आप लोगों ने शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया होगा, पर अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ तो मेरा फर्ज है कि बता दूं मैं एक बार सेल क्या होता है। तो सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? जो सेल्स होते हैं ना हमारे पास, उसके अंदर होता है एक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक सोल्यूशन होता है यहाँ पे आयंस का, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर हमने लगाए होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पर ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का भागना शुरू होता है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसके दौरान हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है ना। चार्ज का फ्लो मैंने कहा था अभी, चार्ज कौन सा फ्लो करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है ना। तो इसलिए हमारे पास इससे क्या होता है? हमारे पास केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। ये है हमारे पास सेल। अभी तक हमने पढ़ा सेल देख लिया हमने। सेल क्या होता है? अब मैं लिख भी दिया, आप कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अभी बाहर थोड़ी बारिश हो रही है, तो तुम लोग को थोड़ी आवाज़ आ रही होगी ना बैकग्राउंड से। तो जो लोग एयरफोन लगा के सुन रहे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। वैसे तो बाकी मेरी आवाज़ क्लियर है ना। नहीं तो यार ये दो टॉपिक सिर्फ रह जाएंगे, इसलिए अभी पढ़ा रही हूँ। अब बारिश को तो कौन ही रोक सकता है? फिर पूरे रेनी सीजन में तो हम ब्रेक ले नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा गाइस एडजस्ट हो जाएगा। वैसे सब सुनाई तो दे रहा है, तो पढ़ाई ना करने के बहाने मत बनाना इसको, ठीक है। तो देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ईएमएफ की फुल फॉर्म है। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये कोई फोर्स नहीं है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट पहले के लोगों ने, साइंटिस्ट ने ऐसा नाम रख दिया होगा ना कि कोई फोर्स है जिसकी वजह से करंट आ रहा है, तो फिर हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो बाद में साइंटिस्ट ने चेंज नहीं किया पता होने के बावजूद भी। तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से आप क्या समझते हो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम तो हमेशा से पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे, अचानक से कहाँ से आ गया? तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बट अभी देखो, ये होता है हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है। व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, यानी कि हमारे पास जो सेल है, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसकी फुल पोटेंशियल क्या है? जितना हमारे पास ईएमएफ होता है, जिसकी फुल पोटेंशियल है वो ईएमएफ की है, कि इतना पोटेंशियल वो दे सकता है। पर क्या वो उतना देता है? कोई भी चीज़ की अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम करती है? नहीं करती है। तो वो किस एफिशिएंसी पे काम करता है? वो जिस एफिशिएंसी पे काम करता है ना, वो वी देता है सिर्फ हमको। लेकिन उसका अपना मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसे हम कहते हैं। तो ईएमएफ की डेफिनेशन में ये लिखा होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। जब करंट फ्लो कराना होता है तो करंट कब फ्लो करेगा? जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, पहले इलेक्ट्रोलाइट होता है ना जो, उसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सेल्फ
के खुद का रेजिस्टेंस, उसके इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस, तो उसको ओवरकम करना होता है पहले। तो जब वो उसको ओवरकम कर लेता है ना, उसके बाद जो पोटेंशियल बचता है वो हम काम में लाते हैं, क्या, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अगर जब करंट फ्लो कर रहा है तब तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे सेल, तो वो क्या है, वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फिर उसी पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दे देते हैं। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको अभी तक, है ना। देखो भाई, अब अभी हमने क्या देखा, ईएमएफ देखा कि मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, फिर मैंने उसमें क्या कहा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की भी कोई चीज होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया, देखो, सेल का अपना रेजिस्टेंस, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना हमारे पास सेल के अंदर, उसका भी अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कुछ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। तो अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो ईएमएफ होता है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या करता है, वो पहले इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा, उसके बाद वो कहीं हमें करंट फ्लो करने वाला पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V इक्वल्स टू EMF माइनस आई, यानी जो करंट हमारा फ्लो करेगा सर्किट में, और आर, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि पहले क्या करेगा, पहले हमारे पास जो ईएमएफ है वो पहले इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा वो क्या जाएगा हमारे पास, EMF माइनस आई आर जाएगा, यानी कि इतना पोटेंशियल माइनस हो जाएगा। कि देखो ओम्स लॉ में होता है ना हमारे पास कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो जो इतना पोटेंशियल है वो तो कहाँ गया हमारे पास, ये वाला पोटेंशियल, ये गया अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। उसके बाद जो बचा होगा वो रेजिस्टेंस आएगा सर्किट में, जो कि करंट को फ्लो करवाएगा। ठीक है, मतलब जो पूरे सर्किट में फ्लो करवाएगा, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचा, इतना बचा, है ना। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया है। और अब जैसे कि बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, तो हम ये वाला टॉपिक भी अब किस में पढ़ेंगे, उस वाले वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने वाले हैं। तो सेल कॉम्बिनेशन भी हम उसी में ही पढ़ लेंगे। वैसे छोटा सा ही टॉपिक है, बट फिर अभी वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा, और बारिश की आवाज़ भी काफ़ी आ रही है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डालते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और आप लोगों को इसमें कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक इट, और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको। एंड थैंक यू।